स्टूडेंट्स, आज हम आपकी प्रथम पुस्तक सृजन के 5 15 तौलिए जो कि एक एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन परिचय को समझते हैं। इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1996 ईस्वी में हुई। उपेंद्र नाथ अश्क उर्दू के लेखक थे, लेकिन हिंदी में लिखने के लिए इन्हें प्रेमचंद ने प्रोत्साहित किया और उनकी प्रेरणा से ही इन्होंने हिंदी में लेखन शुरू किया। राष्ट्रीय झंझावाती दौर के अंदर इन्होंने अपनी रचना धर्मिता को बखूबी विकास में आगे की ओर बढ़ाया। इनके लेखन में हमें गद्य की सभी विधाएं दिखाई देती है। इन्होंने गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सभी में अपनी कलम चलाई, यानी अपना सहयोग प्रदान किया। नाटक, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, आलोचना और कहीं कहीं इन्होंने अनुवाद भी की अलग अलग भाषाओं में। इनके नाटक और एकांकी में हमें नया रूप नजर आता है और इनकी जो एकांकी या नाटक है उन्होंने एकांकी और नाटक लेखन की जो परंपरा थी उसको नया आयाम प्रदान किया। इनकी एकांकी या नाटक के जितनी भी रचनाएं हैं उसके अंतर्गत हमें जन जीवन में व्याप्त जो रूढ़िवादिता है, जो जड़ता है और आडंबर जो है उन पर निर्ममता पूर्वक प्रहार दिखाई देता है। मानसिक भाव और अंतर्द्वंदों का चित्रण भी हमें इनके द्वारा लिखित रचनाओं के अंतर्गत मिलता है। यानी इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद हमें हमारे आसपास सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से जिस तरह का भी वातावरण दिखाई देता है वो सारी चीज़ें हमें इनकी रचनाओं के नज़र आती हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, एकांकी, काव्य, संस्मरण आदि को देखते हैं। सबसे पहले हम उपन्यास देखते हैं। गिरती दीवारें, गर्म राख, सितारों के खेल, शहर में घूमता आएंगे। फिर आते हैं कहानी संग्रह, जिसमें इन्होंने जुदाई की शाम के गीत, काले साहब और पिंजरा आदि को लिखा। नाटक, इसके अंतर्गत भंवर, जय पराजय, स्वर्ग की झलक और साथ में एकांकी जिसमें अंधी गली, चरवाहे और एक एकांकी हम इनके द्वारा लिखित पढ़ रहे हैं जो कि तौलिए हैं। फिर आते हैं काव्य संग्रह, जिसके अंतर्गत प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा और संस्मरण में मन को मेरा दुश्मन। अब हम बात करते हैं तौलिए की, जो एकांकी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस तौलिए नाम से ही बड़ा अजीब सा लगता है कि इस तरह का विषय इन्होंने क्यों लिया है। तो इस तौलिए एकांकी के अंतर्गत जो उपेंद्र नाथ अश्क है उन्होंने हम जो बाहरी दिखावा करते हैं या सलीका पसंदी का जो नाटक करते हैं, आडंबर करते हैं, उसी पर उन्होंने बहुत निर्ममतापूर्वक प्रहार दिखाया है। इस पाठ के अंतर्गत या इस एकांकी के अंतर्गत इन्होंने मधु नाम की एक पत्नी है और उनके पति हैं वसंत। इन दोनों के बीच में सिर्फ इस आडंबर और दिखावे को लेकर जो झगड़े होते हैं उसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। हम इस नाटक, इस एकांकी में जो हमारी जीवन शैली है उस पर हमने जो दिखावटीपन का बोझ धारण कर लिया है उसके ऊपर भी प्रहार करता दिखाई दिया है। साथ में हम जिस तरह का व्यवहार लोगों के लिए आजकल करते हैं कि हम दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा पसंदगी और बहुत ज़्यादा सलीके और सभ्य बनने की कोशिश करते हैं, तो उस सारे दिखावे और आडंबर को इन्होंने इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यानी हमारी जो जीवन शैली है इसमें जो बाहर की तड़क भड़क है वो हमारा असली रूप नहीं है, बल्कि हमारे अंतर की जो दृढ़ता है वो हमारा असली रूप है या हमारी असली शक्ति है। इसी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास एकांकी के द्वारा लेखक ने किया है। स्टूडेंट्स, उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन परिचय को समझने के बाद अब हम इस एकांकी तौलिए को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एकांकी में कितने पात्र हैं। पात्र हैं बसंत, चिंती, मधु, मंगला और सुरु और स्थान है नई दिल्ली। क्योंकि एकांकी रंगमंच पर अभिनीत होता है इसलिए इसमें पहले हमें रंगमंच का जो दृश्य है वो दिखाया जा रहा है, तो उसी का थोड़ा सा परिचय हम देख लेते हैं। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत छोटा है न बड़ा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है। 250 का मतलब यहाँ 250 रुपये से है। बहुत पुराने समय की बात है, इसलिए उस समय 250 रुपये मासिक यानी महीने की उसको तनख्वाह मिलती थी। पर नई दिल्ली के 250,
लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, उसकी जो पोस्ट है मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाई दीवार के साथ एक मेज़ लगी है, उस पर कागज़ पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। मेज के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस और कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई हैं, यानी सजाने के लिए है, वैसे ही जैसी मध्यम वर्गीय परिवारों में होती है, लेकिन वे बिखरी नहीं हैं और करीने से लगी हुई हैं। करीने का मतलब सुंदर तरीके से। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेज पोश का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। सुरुचि का अर्थ यहाँ पर हम उसकी हॉबी से ले सकते हैं कि उसे क्या पसंद है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के एन सामने पड़े। एन सामने का मतलब बिल्कुल सामने। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बैत के कोच का सेट है। इसके आगे एक तिपाई पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। यानी ये सारा दृश्य देखने के बाद लगता है कि घर जो है वो बहुत करीने से और बहुत साफ़ सफाई से सजाया हुआ है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से ज़रा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान गृह को जाता है। स्नान गृह का मतलब बाथरूम। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज़ लगी है। श्रृंगार मेज ड्रेसिंग टेबल, जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी हैं। दाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं, यानी वो शेविंग कर रहा है। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। और हमने जब परिचय पढ़ा था तो ये जाना था कि यहाँ पर मधु और वसंत दोनों घर की साफ़ सफाई को लेकर, तौलिए को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस एकांकी को पढ़ना। देखते हैं इन दोनों के झगड़े। मधु: यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप। वसंत मुंह पोंछते पोंछते रुक कर: ओह, ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। मधु चिढ़कर: और हजामत के लिए तौलिए कैसे हैं? जी, ज़रा खोल कर देखिए, आँख खोल कर देखिए। हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, बीसियों तो धारियाँ पड़ी हुई हैं उनमें, और मदन के कितने सादे और। वसंत: लेकिन रोएदार तो। मधु: दोनों हैं जी, आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ। वसंत: वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ, मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है? मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मधु खूंटी पर टंगा तौलिया लाकर कहती है, यह तो टंगा है सामने, फिर भी। वसंत: मैंने ऐनक यानी चश्मा उतार रखा है, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। मधु: जी, आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुला धम से कौच पर बैठ जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है और अचानक उसकी ओर देखकर: वसंत, तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई हो? मधु: नहीं, मैं नाराज नहीं। वसंत: तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। मधु: मैं कब कहती हूँ? वसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए: मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं।
तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं। यानी पता चल जाता है कि तुम नाराज़ हो। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पत्ते मधु मेज पर रख दिए थे। मैं कब इनकार करती हूँ। वसंत, तुम्हारी ये हंसी कितनी विषैली है। इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। वसंत, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु, इसमें क्या संदेह है। वसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं। मधु उसकी सारी बातों पे हंसती है। वसंत, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें नहीं आती। यहाँ अरिस्टोक्रेटिक वातावरण का मतलब हम ये ले सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखावा किया जाता हो। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम छहों भाई उसे काम में लाते थे। मधु, आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हों। वसंत, 10 और किस तरह होते हैं। नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के। मधु, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है। जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहे तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पोंछा हो उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पोंछ सकता है। वसंत, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पोंछते रहे। मधु, लेकिन बीमारी। वसंत, हम में से किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। मधु, पर चर्म रोग। यहाँ चर्म रोग से मतलब स्किन डिजीज से है। वसंत, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। चूहा सैदन शाह की बात जानती हो। मधु, चूहा सैदन शाह। वसंत, शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सैदन शाह गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बैरी ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास न आया क्योंकि जोहड़ का पानी मैला चीकट था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हो। और चूहा सैदन शाह के जाट हष्ट पुष्ट लंब तड़ंग। मधु, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें। वसंत, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वही रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा हैं। जब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया, पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके। मधु, मैंने चूहा सैदन शाह की बात सुन ली। मैले तौलियों से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन से ही मुझे सफाई पसंद है। मामा जी। वसंत, तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। माना वे विलायत हो आए हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि जो वे कहते हैं वह वेद वाक्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। उन्होंने दांत निपोड़ दिए। मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछता और वे अपनी रुमाल से हाथ पोंछने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती।
मधु, अब यह तो वसंत, और तुम्हारे मामा जी? तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर जाना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बनाए लेता हूँ। तब एक निकृष्ट सा रेज़र ले आए और कहने लगे मैं अपने रेज़र से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेज़र रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खौल उठा। अपने आप को रोक कर मैंने केवल इतना कहा रहने दीजिए, मैं घर जाकर शेव कर लूँगा। मधु, मामा जी। वसंत, इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेज़र से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेज़र को स्टेरलाइज कर लाएं। मामा जी, स्टेरलाइज का मतलब यहाँ पर है उसे और ज़्यादा शुद्ध कर लाएं। मधु, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला ही की भांति। वसंत, क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो? तुम्हारे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की। वसंत, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। मधु, तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। वसंत, फिर कुर्सी पर जा बैठता है और कुर्सी को और समीप ले आता है। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी? जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। वसंत, और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे, समझी? मधु, पर अब तो आप विपन्न नहीं, यहाँ विपन्न का अर्थ गरीब से है। अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। वसंत, तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ। मधु, मैं कब कहती हूँ? वसंत, ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई महीने गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर ये गंदेपन की आदत है तो? मधु, मैं कब कहती हूँ? वसंत, स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुँचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ़ है। बनियानों और तोलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ, और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशेली हंसी बिखेरना चाहिए। वसंत, तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है। ऊशी और निम्मो। मधु, आपने फिर ऊशी और निम्मो की बात चलाई। ऊशी और निम्मो। वसंत, कल मिल गई बाजार में। मैंने पूछा निम्मो आई नहीं तुम इतने दिनों से? कहने लगी हमको चच्ची से डर लगता है। मधु, मैं उन्हें खा जो जाती हूँ। वसंत, खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियाँ हैं। मधु, बच्चियाँ? वसंत, उसके व्यंग को सुना अनसुना करके तिपाई पर बैठते हुए। हंसना उनका स्वभाव है, वे हंसेंगी तो बेबात की हंसी पर हंसेंगी, और तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे घुटे घुटे फिरो। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है?
चिंताओं और आपत्तियों के बंध नहीं क्या कम है जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए? यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कहीं अंत भी है? वसंत, और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ है? स्निग्धता का मतलब यहाँ पे प्रेम से है। तुम्हारे आने से पहले में देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। यहाँ लिहाफ का अर्थ आप कंबल से ले सकते हैं, ब्लैंकेट से ले सकते हैं। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम एक ही चारपाई पर, एक ही रजाई घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं। गप्पे चल रही हैं, सुख दुख की बातें हो रही हैं, वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती हैं, साथ साथ चुस्कियाँ लगती हैं। इस कल्पना में कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। चिड़िया तक तो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास, मैं तो इस तकल्लुफ में घुटा जा रहा हूँ। जाकर कुर्सी पर बैठ जाता और हजामत का सामान ठीक से रखने लगता है। मधु, मैं तकल्लुफ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश हो इससे काम लेना पड़ता है। आप ही बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है? कितने हैं जो हमारी तरह पाँव धोकर रजाई में बैठते हैं? वसंत, पाँव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ ही किरकिरा कर देती है। यहाँ लुत्फ से आप आनंद से ले सकते हैं। मधु, कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता का प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। वसंत, घृणा? यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। मधु, यह आप कह सकते हैं। वसंत, तुम्हें मेरी हर बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, और इसीलिए ऊशी और निम्मू। मधु, आपने फिर ऊशी और निम्मू की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर समय कुसमय का भी ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही ऊशी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निम्मू ने मेरी आंखें बंद कर दी। कोई समय था उस समय हंसी मजाक का। मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। वसंत, ऊशी? मधु, परले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। मदन की वर्षगांठ के दिन वे सब आए थे। निम्मू इतनी चंचल लड़की है, पर वह तो बैठ गई। एक और यह नवाबजादी सैंडल समेत आ बैठी मेरे सामने, टांगे पसारे, और उसके गंदे सैंडल मेरी साड़ी के बिल्कुल समीप आ गए। आप इस अशिष्टता को शौक से पसंद करें, मैं तो इसे कदापि पसंद नहीं कर सकती। जिसे बैठने, उठने, बोलने का सलीका नहीं, वह मनुष्य क्या पशु है। वसंत, पशु? तो तुम मुझे पशु समझती हो। तुम मनुष्य की प्राकृतिक भावनाओं को बांधकर रखना चाहती हो, लेकिन कठिन सिद्धांतों की बेड़ियों में, ताकि उसकी रूह ही मर जाए। मुझे यह सब पसंद नहीं, और इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो। तुम्हारी इसी विषाक्त हंसी में मैं जानता हूँ कितनी घृणा छिपी है, और मुझे डर है कि किसी दिन मैं सचमुच पशु न बन जाऊं। अभी मेरा जी चाहा था कि इस जलील से तौलिए को उठाकर बाहर फेंक दूं, और मेरा जी चाहा करता है कि मैं तुम्हारी इसी हंसी का गला घोंट दूं। घृणा, तुम मेरी हर बात से घृणा करती हो, मुझे पशु समझती हो। मधु, आप नाहक हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। अपनी कल्पना से मेरे दिल में वे बातें देखते हैं जो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती। मुझे आपसे घृणा है या नहीं, इसे मैं नहीं जानती, पर आपको मुझसे ज़रूर घृणा है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ क्यों कर ली, यह भी जानती हूँ, लेकिन विवाह के लिए आपका तैयार हो जाना यह नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं। इसका क्रोध चाहे अब आप मेरी सफाई पर निकालें, चाहे मेरी पोशाक या मेरे स्वभाव पर। वसंत, तुम? मधु, मेरा ख्याल था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी,
आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा सकूंगी, किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल हैं। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। मैं आपकी दुनिया में न रहूँगी। मैं आज ही चली जाऊँगी। उठ खड़ी होती है। टेलीफोन की घंटी बजती है। वसंत जल्दी से जाकर चोंगा उठाता है। वसंत, हेलो हेलो, जी जी। मधु, मंगला। मंगला उनकी नौकरानी है। मंगला स्नान गृह की ओर से दरवाजे से आती है। जी बीवी जी। मधु, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आ। मंगला, बीवी जी आप? मधु, मैं जो कहती हूँ उठा ला। मंगला चली जाती है। वसंत जी जी बहुत अच्छा कहते हुए चोंगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। वसंत, मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच ही रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है। अभी साहब ने आदेश दिया है, अपना सामान बाद में बांधना। पर्दा गिरता है। स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का पार्ट जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।